अपने सामने रखी किसी भी लकड़ी की टेबल पर ऐसे नॉक करके देखिए, एकदम ठोस लगती है ना। हाँ बिल्कुल, एकदम पत्थर जैसी लगती है। राइट, ऐसा लगता है जैसे ये कभी टूट ही नहीं सकती। लेकिन क्या होगा अगर मैं कहूँ कि ये टेबल और दरअसल इस कमरे की हर वो चीज जिसे हम देख रहे हैं वो ज्यादातर अंदर से बिल्कुल खाली है। वेट, क्या खाली है? हाँ, एकदम खाली। और जो हिस्सा खाली नहीं है ना, वो ऐसे छोटे छोटे कणों से बना है जो लगातार एक केओटिक डांस कर रहे हैं। अरे वाह! और यानी यही साइंस का सबसे बड़ा जादू है, क्योंकि हम आमतौर पर दुनिया को ना वैसे ही मान लेते हैं जैसी वो बाहर से दिखती है। बिल्कुल, जो जैसा दिखा वैसा मान लिया। सही बात है। जैसे कुछ चीजें ठोस हैं, कुछ पानी की तरह बह रही हैं और हवा को हम बस महसूस कर सकते हैं। पर अगर हम इन सब के बिल्कुल अंदर झांक कर देखें तो वहां एक बिल्कुल अलग ही लेवल की इंजीनियरिंग चल रही है। और इस गहरी चर्चा में हमारा मिशन वही इंजीनियरिंग समझना है। हम आज बिल्कुल बेसिक से शुरू करेंगे, एकदम जीरो से। हाँ, एकदम जीरो से। मैटर यानी पदार्थ के सबसे छोटे हिस्से को पकड़ेंगे और देखेंगे कि वो आखिर काम कैसे करता है। तो सबसे पहले उस बेसिक सवाल को क्लियर करते हैं। जब हम मैटर शब्द का इस्तेमाल करते हैं तो विज्ञान की भाषा में इसका आखिर क्या मतलब होता है? देखो, इसे समझने के लिए ना बस 2 शर्तें देखनी होती हैं। अच्छा, बस 2? हाँ, बस 2। पहला, कोई भी ऐसी चीज जिसका अपना मास या द्रव्यमान हो, और दूसरा वो कोई ना कोई जगह घेरती हो, जिसे हम स्पेस या वॉल्यूम कहते हैं। राइट, मास और वॉल्यूम। एग्जैक्टली। और एक बोनस पॉइंट ये है कि हम उसे अपनी सेंसेस से महसूस कर सकें। मतलब चाहे वो देखना हो, छूना हो, सूंघना हो या चखना हो। तो अगर इस लॉजिक से चलें तो हवा जिसे हम आमतौर पर देख नहीं पाते वो भी मैटर हुई। बिल्कुल, क्योंकि बलून में भरने पर वो जगह तो घेरती है ना। हाँ। और उसमें एक मास भी होता है। सही पकड़ा। हवा, पानी, पत्थर, तारे, पेड़ पौधे, यहाँ तक कि हवा में उड़ती हुई धूल का एक छोटा सा कण, ये सब मैटर की कैटेगरी में आते हैं। मतलब लिटरली हर फिजिकल चीज। हाँ, इन सब में मास है और ये सब जगह घेरते हैं। ये तो चलो आज की डेफिनेशन हो गई मॉडर्न साइंस वाली। पर मुझे इस बात पर हमेशा हैरानी होती है कि जब माइक्रोस्कोप्स नहीं थे, मॉडर्न लैब्स नहीं थी, तब इंसान ने इन सब के बारे में सोचना कैसे शुरू किया होगा? ये सच में कमाल की बात है ना? इतिहास के पन्नों में इस मैटर का जिक्र सबसे पहले कहाँ से मिलता है? तो देखो, प्राचीन काल में जो दार्शनिक थे यानी फिलोसोफर्स, वो हमेशा इस पर विचार करते थे। जैसे प्राचीन भारत में पंच तत्व की थ्योरी आई। ओ हाँ, वायु, पृथ्वी, अग्नि, आकाश और जल। बिल्कुल। उनका मानना था कि हर चीज इन्हीं 5 मूल तत्वों का ही एक कॉम्बिनेशन है। एक फिलोसॉफिकल नजरिए से देखें तो ये काफी गहरा लगता है। बहुत गहरा है। लेकिन इस फिलोसॉफिकल सोच से हम एटम वाली उस मॉडर्न साइंटिफिक थ्योरी तक कैसे पहुंचे? इसका क्रेडिट दरअसल भारत के ही एक महान दार्शनिक महर्षि कणाद को जाता है। उन्होंने ना कमाल का थॉट एक्सपेरिमेंट किया था। अच्छा, क्या एक्सपेरिमेंट था वो? उन्होंने सोचा कि मान लीजिए हमारे पास चावल का एक दाना है। ओके, चावल का दाना। हाँ। और हम उसे छोटे छोटे टुकड़ों में काटना शुरू करते हैं। फिर उस टुकड़े को और छोटा करते हैं और फिर उससे भी छोटा। मतलब जब तक वो आंखों से दिखना बंद ना हो जाए? हाँ, बल्कि उसके बाद भी। वेट, उसके बाद कैसे? वही तो थॉट एक्सपेरिमेंट था। उनका तर्क ये था कि इस तरह कंटिन्यूअसली डिवाइड करने की ना एक लिमिट आनी चाहिए। राइट, एक डेड एंड। हाँ, एक ऐसी स्टेज जब उस कण को और ज्यादा काटना मैथमेटिकली और फिजिकली नामुमकिन हो जाए। उस आखिरी ना टूटने वाले कण को उन्होंने परमाणु नाम दिया। परमाणु? हाँ, परम यानी अल्टीमेट और अणु यानी पार्टिकल। वाओ, सिर्फ लॉजिक और थॉट एक्सपेरिमेंट के दम पर इतनी बड़ी बात कह देना सच में एस्टॉनिशिंग है। बिल्कुल। और हिस्ट्री बताती है कि ग्रीस में भी कुछ ऐसी ही सोच पनप रही थी उस वक्त। अच्छा, वहां क्या हो रहा था? वहां डिनोक्रिटस नाम के एक फिलोसोफर ने भी यही तर्क दिया कि अगर मैटर को काटते जाएंगे तो जो आखिरी अविभाज्य कण बचेगा ना, वही एटम है। ओह, तो एटम शब्द वहां से आया है? हाँ, ग्रीक भाषा में एटमोस का मतलब ही होता है जिसे काटा ना जा सके। लेकिन ये सब तो फिलॉसफी थी ना, इसको साइंस किसने बनाया? सही सवाल। मॉडर्न साइंस की दुनिया में इस थ्योरी को एक ठोस आधार दिया 18th सेंचुरी के आखिर में जॉन डाल्टन ने। जॉन डाल्टन? राइट।
डॉल्टन ने सिर्फ सोचा नहीं, उन्होंने गैसेस के साथ प्रॉपर एक्सपेरिमेंट्स किए। उन्होंने देखा कि गैसेस हमेशा एक फिक्स्ड रेशियो में ही कंबाइन होती हैं। फिक्स रेशियो में मतलब कैसे? जैसे ऑक्सीजन और हाइड्रोजन हमेशा एक तय अनुपात में जुड़कर ही पानी बनाते हैं, H2O जो हम कहते हैं। अच्छा, हाँ। इस फिक्स रेशियो ने उन्हें ये सोचने पर मजबूर किया कि जरूर ये गैसेस अलग अलग इनडिविजिबल यूनिट्स यानी एटम से बनी हैं जो एक दूसरे के साथ जुड़ते हैं। ये फंडा तो समझना काफी आसान है, पर एक बात सोचिए, ये एटम साइज में आखिर कितने छोटे होते हैं? बहुत ही ज्यादा छोटे। क्या आज के पावर माइक्रोस्कोप्स इन्हें क्लियरली देख पाते हैं? ये इतने छोटे हैं कि आम ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप से इनको देखना लगभग नामुमकिन है। एक उदाहरण के तौर पर अगर हम बात करें तो हमारी नोटबुक की एक पतली सी पेपर शीट ले लो। हाँ, ले ली। उस एक पतली शीट के अंदर ही 10 लाख से ज्यादा एटम्स होते हैं। क्या बात कर रहे हो? एक पेपर की शीट में 10 लाख एटम्स? कम से कम। तो अगर ये इतने छोटे हैं तो क्या एक अकेला एटम इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर पाता है? मतलब फ्रीली घूम सकता है? ज्यादातर एटम्स अकेले स्टेबल नहीं होते हैं, उन्हें दूसरे एटम्स के साथ जुड़ना ही पड़ता है। अच्छा, उनको दोस्ती करनी पड़ती है। बिल्कुल। और जब 2 या 2 से ज्यादा एटम्स आपस में जुड़ते हैं ना, तब वो मॉलिक्यूल बनाते हैं। ओके, एटम से बड़ा हुआ मॉलिक्यूल। हाँ, मॉलिक्यूल वो सबसे छोटा हिस्सा है जो फ्रीली और इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर सकता है, और उसमें उस मैटर की पूरी प्रॉपर्टी होती है। तो क्या हम इस कॉन्सेप्ट को लेगो ब्रिक्स की तरह देख सकते हैं? लेगो ब्रिक्स? हाँ, बताइए कैसे? जैसे एटम एक सिंगल लेगो ब्रिक की तरह है। आप अकेले एक ब्रिक को देखेंगे तो वो बस एक प्लास्टिक का ब्लॉक है, उसकी कोई शेप नहीं है। सही बात है। तो वो एक मॉलिक्यूल बन जाता है जो एक्चुअली एक शेप होल्ड करता है, और उन्हीं हजारों मॉलिक्यूल से मिलकर पूरी बिल्डिंग या कोई डायनासोर बन जाता है। वाह, ये तो बहुत ही बढ़िया एनालॉजी है। हाँ, और उसी लेगो डायनासोर को आप अलग-अलग एनवायरनमेंट में रख सकते हैं जहां वो इंडिपेंडेंट रहता है। राइट। वही मॉलिक्यूल का काम है। अलग-अलग तरह के एटम्स मिलकर अलग-अलग मॉलिक्यूल्स बनाते हैं, और उन्हीं मॉलिक्यूल्स के ढेर से हमारे आंखों के सामने की ये पूरी दुनिया बनती है। तो यहाँ तक एक बात तो क्लियर है कि सब कुछ इन लेगो ब्रिक्स या पार्टिकल से बना है। पर अब एक फंडामेंटल सवाल उठता है मेरे दिमाग में। पूछिए पूछिए। अगर सब कुछ इन पार्टिकल से बना है तो क्या ये पार्टिकल्स बस एक जगह शांति से बैठे रहते हैं, एक सॉलिड ढेर की तरह, या इनके पीछे कुछ और मैकेनिक्स काम कर रही है? इन पार्टिकल्स का बिहेवियर बिल्कुल भी स्टैटिक या शांत नहीं है। ये एकदम बदमाश बच्चों की तरह हैं। इनके अंदर अपना एक डायनामिक सिस्टम चल रहा है। अच्छा। किसी भी मैटर के पार्टिकल्स की 3 सबसे मेन कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं। पहली मैकेनिज्म जिसे समझना बहुत जरूरी है वो है इनके बीच की खाली जगह। खाली जगह? हाँ। साइंस की भाषा में इसे इंटर पार्टिकल स्पेस या इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस कहते हैं। पर वेट, मेरा हाथ इस टेबल पर रखा है तो ये पूरी तरह भरी हुई और सॉलिड लग रही है ना, इसमें खाली जगह कहाँ से आई? चलो इसे एक एक्सपेरिमेंट से विजुअलाइज करते हैं। एक कांच का ग्लास लीजिए और उसमें आधा पानी भरिए। ठीक है। बाहर से मार्कर से निशान लगा दीजिए कि पानी कहाँ तक है। अब उसमें एक चम्मच नमक डालिए और उसको घोल दीजिए। हाँ, नमक पानी में गायब हो जाएगा थोड़ी देर में। एग्जैक्टली। मगर जब आप लेवल चेक करेंगे ना, तो पानी का लेवल ऊपर नहीं जाता, वो बिल्कुल वहीं का वहीं रहता है जहां मार्कर लगाया था। रुको, इसका मतलब नमक ने कोई एक्स्ट्रा जगह घेरी ही नहीं? बिल्कुल नहीं घेरी। पर वो नमक गया कहाँ? एक चम्मच नमक तो था ना वहाँ। वही तो इंटर पार्टिकल स्पेस काम आता है। पानी के मॉलिक्यूल्स के बीच में छोटी छोटी खाली जगह होती है। ओह अच्छा। नमक के कण टूटकर उन्हीं खाली जगहों के अंदर चुपचाप फिट हो जाते हैं। चूंकि वो उनके बीच में एडजस्ट हो गए, इसीलिए पानी का ओवरऑल वॉल्यूम बिल्कुल नहीं बढ़ा। कमाल है, वो कण अपने एक अलग छोटा सा रूम ढूंढकर वहां सेटल हो गए। हाँ, एकदम ऐसे ही। ओके, तो मैटर में स्पेस होती है, ये क्लियर हो गया। अगर इनके बीच इतनी स्पेस है तो ये मैटर बिखर क्यों नहीं जाता? मतलब पानी पूरा फैल क्यों नहीं जाता अपने आप? यहाँ ही आती है इनकी दूसरी कैरेक्टरिस्टिक, जिसे कहते हैं इंटर पार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मतलब खिंचाव। हाँ, ये कण एक दूसरे को अपनी तरफ लगातार खींच रहे हैं। एक ग्रेविटेशनल पुल या किसी मैग्नेट जैसा छोटा फोर्स समझ लीजिए, जो इनको एक साथ बांध कर रखता है। अच्छा, ये सब आपस में इंटरलॉक्ड है। सही कहा। वहां भी 2 अलग टर्म्स आते हैं।
अगर ये आकर्षण सेम टाइप के पार्टिकल्स के बीच हो तो कोहेसिव फोर्स कहते हैं। ओके, सेम वालों में कोहेसिव। और अगर दो अलग मटेरियल्स के बीच हो तो एडहेसिव फोर्स। जिसका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन हम ग्लू या फेविकॉल में देखते हैं। बिल्कुल सही। उनमें एडहेसिव फोर्स ज्यादा होता है, इसीलिए वो लकड़ी या पेपर जैसी दूसरी चीजों के पार्टिकल्स को मजबूती से पकड़ लेते हैं। ये फंडा तो एकदम क्लियर हो गया, पर क्या ये फोर्स हर जगह एक बराबर होता है? हाँ, प्लीज बताइए। अगर हम 3 अलग ऑब्जेक्ट्स लें, एक चौक, एक बर्फ का टुकड़ा और एक लोहे की कील, ठीक है, ले लिए, और तीनों पर हथौड़े से चोट मारें, तो क्या होगा? चौक के पार्टिकल्स के बीच का इंटर पार्टिकल फोर्स बहुत वीक होता है, इसलिए वो तुरंत टूटकर एकदम चूर चूर हो जाता है। हाँ, वो तो इजीली टूट जाएगा। और बर्फ के टुकड़े पर थोड़ी ज्यादा ताकत लगानी पड़ेगी, क्योंकि उसके फोर्स चौक से थोड़े स्ट्रॉन्ग है। राइट। और लोहे की कील को कितना भी पीट लीजिए, वो शायद टेढ़ी हो जाए पर टूटेगी नहीं आसानी से। क्यों नहीं टूटेगी? क्योंकि उसके पार्टिकल्स एक दूसरे को इतनी ताकत से पकड़े हुए हैं कि हथौड़े की एनर्जी उस कोहेसिव फोर्स को तोड़ ही नहीं पाती। समझ आ गया। पहला हुआ स्पेस और दूसरा हुआ आकर्षण बल यानी फोर्स। तीसरी मैकेनिक क्या है? तीसरी सबसे काउंटर इंट्यूटिव मैकेनिक है। ये पार्टिकल्स लगातार मूव कर रहे हैं, कंटिन्यूअसली मूव कर रहे हैं। हाँ, वो कभी रुकते नहीं हैं। एक रैंडम मोशन में हर वक्त इधर उधर टकराते रहते हैं। वेट, मतलब अगर टेबल पे रखा पानी का ग्लास शांत दिख रहा है तो वो उसके अंदर के कण तैर रहे हैं उस वक्त भी? बिल्कुल, उसमें लगातार हलचल हो रही है। इसका अनुभव हमें नॉर्मल लाइफ में कहाँ होता है? इसका सबसे आम अनुभव तब होता है जब रसोई में कुछ मसालेदार खाना पक रहा होता है। ओह हाँ, खुशबू। उस खाने की खुशबू दूसरे कमरे तक कैसे आती है, सोच के देखिए। हवा के जरिए? हाँ, खाने के गर्म कण हवा के कणों के साथ मिलकर लगातार घूमते हैं और हवा के जरिए पूरे घर में फैल जाते हैं। इस फैलने को विज्ञान में डिफ्यूजन कहते हैं। डिफ्यूजन, अच्छा। पानी में भी ऐसा ही होता है। अगर आप बिना पानी हिलाए उसमें पोटेशियम परमैंगनेट के कुछ पिंक क्रिस्टल्स डाल दें तो वो पिंक रंग अपने आप बिना घोले पूरे ग्लास में फैलने लगेगा। रुको रुको, अब यहाँ मुझे एक बड़ा कॉन्ट्रडिक्शन नजर आ रहा है। हाँ, क्या कॉन्ट्रडिक्शन? अगर मेरे आगे रखी टेबल मैटर है और उसके कण लगातार मूव कर रहे हैं, हाँ है, बिल्कुल। और उनके बीच में खाली जगह भी है, हाँ है, बिल्कुल। तो फिर जब मैं इस टेबल पर अपना हाथ मारती हूँ तो मेरा हाथ उन मूविंग पार्टिकल्स और खाली स्पेस के बीच से निकलकर आर पार क्यों नहीं निकल जाता जैसे हवा में निकल जाता है? यही वो पॉइंट है जहां पार्टिकल्स का फोर्स अपना कमाल दिखाता है। लकड़ी एक सॉलिड चीज है ना? हाँ, सॉलिड है। उसके पार्टिकल्स के बीच स्पेस बहुत ही कम है और आकर्षण बल यानी वो फोर्स इतना एक्सट्रीम है कि वो अपने स्पेस में आजादी से भाग नहीं सकते। वो उस रिजिड स्ट्रक्चर में पूरी तरह कैद हैं। पर आपने कहा था वो कंटिन्यूअसली मूव करते हैं, क्या सॉलिड्स में आकर ये मूवमेंट बंद हो जाती है? मूवमेंट बंद नहीं होती है, लेकिन उसकी नेचर थोड़ी बदल जाती है। सॉलिड्स के कण अपनी जगह से हट नहीं सकते, इसलिए वो अपनी ही जगह पर खड़े खड़े वाइब्रेट करते रहते हैं। अच्छा, जैसे सर्दी में हम कांपते हैं। एग्जैक्टली, कांपते रहते हैं। वो एनर्जी उनके अंदर वाइब्रेट होती है, पर क्योंकि वो एक दूसरे से इतने कस के बंधे हुए हैं, वो एक दीवार का रूप ले लेते हैं। इसीलिए किसी का हाथ टेबल के आर पार नहीं जा सकता। वाह, ये तो एकदम लॉजिक को फिट करने वाला जवाब मिल गया। और लगता है कि इसी फोर्स और स्पेस की मैथमेटिकल इक्वेशन से ही मैटर अलग-अलग स्टेट्स में दिखाई देता है। सही कहा आपने। सॉलिड, लिक्विड और गैस। प्रिसाइजली। ये तीनों फॉर्म्स इन्हीं 3 कैरेक्टरिस्टिक्स के रिजल्ट हैं, स्पेस, फोर्स और मूवमेंट। चलिए इन्हें थोड़ा स्ट्रक्चर करते हैं। हाँ, एक क्विक रिवीजन जैसा हो जाएगा। जब पार्टिकल्स एकदम क्लोजली पैक्ड होते हैं, उनके बीच का फोर्स सबसे मैक्सिमम होता है और स्पेस नेग्लिजिबल होता है, तो वो एक सॉलिड या ठोस बन जाते हैं। ओके, सॉलिड्स। सॉलिड्स का एक फिक्स्ड शेप और फिक्स्ड वॉल्यूम होता है। वो बहुत रिजिड होते हैं। उन्हें दबाया नहीं जा सकता क्योंकि उनके बीच ऑलरेडी कोई स्पेस बचा ही नहीं है दबने के लिए। बिल्कुल सही। और जब यही इक्वेशन थोड़ी लूज हो जाती है तब वो लिक्विड या द्रव बन जाते हैं। सही दिशा में सोच रहे हैं आप। लिक्विड्स में कण थोड़े दूर दूर होते हैं, जिसका मतलब है कि फोर्स सॉलिड के मुकाबले वीक है। राइट, थोड़ा लूज हो गया कनेक्शन। इससे एक नई प्रॉपर्टी पैदा होती है जिसे हम फ्लो कहते हैं, यानी बहने की क्षमता। लिक्विड का वॉल्यूम तो फिक्स्ड होता है,
1 लीटर दूध हमेशा 1 लीटर ही रहेगा, हाँ, वो तो कम ज्यादा नहीं होगा। लेकिन उसका शेप फिक्स नहीं होता। जिस बर्तन में डालेंगे, फोर्स वीक होने के कारण पार्टिकल्स उस शेप को आसानी से अडेप्ट कर लेते हैं। और जहाँ फोर्स बिल्कुल ही ना के बराबर रह जाए, वहाँ गैस स्टेट आती है। एकदम परफेक्ट। उनमें पार्टिकल्स दूर दूर तक आज़ाद होते हैं, फ्री होते हैं। इसलिए गैसेस का ना तो कोई फिक्स्ड वॉल्यूम होता है और ना ही फिक्स्ड शेप। हाँ, वो पूरे कमरे को भरने की कोशिश करते हैं, फैलकर। और स्पेस बहुत ज़्यादा होने की वजह से गैस को बहुत आसानी से कंप्रेस यानी दबाया जा सकता है, जैसे बलून्स में या सिलेंडर्स में। अगर हम इसे डेली ऑब्जर्वेशन में सोचें ना, तो इस स्पेस और फोर्स के बैलेंस को हम बच्चों के स्कूल बिहेवियर से इजीली कंपेयर कर सकते हैं। ओह, स्कूल बिहेवियर से? ओ कैसे? जब फोर्स स्ट्रांग होता है तो डिसिप्लिन ज्यादा होता है। मतलब सॉलिड हो गए वो बच्चे जो अपनी क्लास में बेंच पर बैठे हैं, टीचर सामने है, तो फोर्स और डिसिप्लिन एकदम मैक्सिमम है। राइट। बच्चे अपनी सीट पर बैठे बैठे थोड़ा वाइब्रेट कर सकते हैं, हिल डोल सकते हैं, पर सीट छोड़कर बाहर भाग नहीं सकते। सही एनालॉजी है। और लिक्विड हो गया लंच ब्रेक का टाइम। अच्छा, लंच ब्रेक। हाँ, कॉरिडोर में बच्चे घूम रहे हैं, थोड़ा दूर दूर जा सकते हैं, उनका फ्लो हो रहा है, लेकिन अभी भी स्कूल की बिल्डिंग यानी एक कंटेनर के अंदर ही है। और इस लॉजिक से गैस उस वक्त को दर्शाएगा जब स्कूल की छुट्टी की आखिरी बेल बजती है और बच्चे सीधा प्लेग्राउंड की तरफ भागते हैं। एकदम सही। प्लेग्राउंड यानी पूरी फ्रीडम, फोर्स बिल्कुल खत्म हो गया, स्पेस ही स्पेस है और हर डायरेक्शन में बच्चों की केओटिक मूवमेंट चल रही है। ये मैकेनिज्म को याद रखने का एक बहुत ही आसान और मजेदार तरीका है। क्लास, कॉरिडोर और प्लेग्राउंड, से दिमाग में क्लियर इमेज बन जाती है। वैसे क्या इस क्लास, कॉरिडोर और प्लेग्राउंड के आगे भी कोई और स्पेस है साइंस में? मतलब इन 3 के अलावा भी कुछ होता है? बहुत कम लोग जानते हैं, लेकिन इन 3 टिपिकल स्टेट्स के अलावा यूनिवर्स में 2 और एक्सट्रीम स्टेट्स भी एग्जिस्ट करती हैं। अच्छा, चौथी स्टेट कौन सी है? चौथी स्टेट है प्लाज्मा। प्लाज्मा, ये कहाँ मिलती है? तारों और सूरज के अंदर जब एक्सट्रीम गर्मी होती है तब मैटर वहां प्लाज्मा फॉर्म में होता है। ये एक सुपर एनर्जाइज्ड और सुपर एक्साइटेड आजाद स्टेट होती है। वाओ, सूरज के अंदर प्लाज्मा। और 5वीं स्टेट क्या है? 5वीं स्टेट इसके बिल्कुल ऑपोजिट एक्सट्रीम पर मिलती है, जिसे कहते हैं बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेट। बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेट, ये क्या होता है? ये तब बनती है जब पार्टिकल्स को एब्सोल्यूट जीरो के आसपास यानी बेहद ही एक्सट्रीम ठंडे टेम्परेचर पर ले जाया जाता है, जहां उनकी मूवमेंट लगभग फ्रीज हो जाती है, जीरो हो जाती है। ये तो यूनिवर्स के एक्सट्रीम्स की एक अलग ही फिजिक्स लग रही है। पर वापस अपनी इस नॉर्मल आंखों से देखने वाली दुनिया पर आते हैं जरा। ठीक है, नॉर्मल पर आ जाते हैं। हमने वो क्लासरूम से प्लेग्राउंड वाले एग्जाम्पल देखा ना? हाँ, देखा। एक दिलचस्प सवाल ये आता है कि क्या हम आर्टिफिशियली इन पार्टिकल्स का फोर्स कम करके उन्हें क्लास से सीधा प्लेग्राउंड में भेज सकते हैं? यानी क्या मैटर की एक स्टेट को दूसरी स्टेट में फोर्स किया जा सकता है इजीली? ये बिल्कुल किया जा सकता है, और पता है हम रोज इस प्रोसेस को अपने आसपास होते हुए देखते भी हैं। रोज देखते हैं? कैसे? इसके लिए बस एक ट्रिगर की जरूरत होती है, और वो ट्रिगर है टेम्परेचर यानी तापमान। मैटर गर्मी या हीट एब्जॉर्ब करके अपनी स्टेट चेंज करता है। ओह, अच्छा, हीट देने से स्टेट चेंज होती है। हाँ, जब हम किसी सॉलिड को हीट करते हैं तब हम असल में उन पार्टिकल्स को एनर्जी दे रहे होते हैं बाहर से। मतलब हम उन वाइब्रेटिंग पार्टिकल्स को थोड़ी एक्स्ट्रा पावर सप्लाई कर रहे हैं, जैसे बैटरी चार्ज कर रहे हो। बिल्कुल सही। और जब उन्हें वो एक्स्ट्रा हीट एनर्जी मिलती है तो उनकी काइनेटिक एनर्जी यानी उनके घूमने की ताकत बहुत बढ़ जाती है। वो और तेजी से वाइब्रेट होने लगते हैं अपनी जगह पर। ओके, फिर क्या होता है? एक पॉइंट ऐसा आता है जब ये वाइब्रेटिंग एनर्जी उनके आपस के उस अट्रैक्शन फोर्स पर हावी हो जाती है। मतलब फोर्स वीक पड़ने लगता है। हाँ, वो अंदर के बॉन्ड्स टूटने लगते हैं और वो कण अपनी फिक्स्ड पोजीशन छोड़कर फ्रीली बहने लगते हैं, तो सॉलिड पिघलकर लिक्विड बन जाता है। हाँ, जैसे बर्फ का पिघलना। एग्जैक्टली। इस मैकेनिज्म को साइंस में मेल्टिंग या फ्यूजन कहते हैं। और जिस एग्जैक्ट टेम्परेचर पर वो इंटरनल बॉन्ड्स कंप्लीटली गिव अप कर देते हैं और वो मेल्ट होने लगता है, वही उसका मेल्टिंग पॉइंट होता है। सही बताया। जैसे बर्फ के लिए वो मेल्टिंग पॉइंट 0 डिग्री सेल्सियस होता है ना? बिल्कुल, 0 डिग्री। और यही सेम लॉजिक आगे भी बढ़ता है। अगर हम उस बने हुए लिक्विड को और ज्यादा गर्मी दें, उसको लगातार हीट करते रहें, तो क्या होगा? तो उनकी स्पीड और बढ़ जाएगी। हाँ,
पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी और ज्यादा बूस्ट हो जाती है। वो इतनी तेजी से मोशन में आते हैं कि उनके बीच बचा कुचा आकर्षण बल भी लगभग पूरी तरह तोड़ दिया जाता है और फिर वो आजाद हो जाते हैं। हवा में गैस बनकर उड़ने लगते हैं। इसे हम बॉइलिंग कहते हैं और जिस टेम्परेचर पे ये होता है वो उस मैटर का बॉइलिंग पॉइंट होता है। तो इस टेम्परेचर की लिमिट्स को हम किसी एनर्जी ड्रिंक की तरह देख सकते हैं एक तरह से। एनर्जी ड्रिंक, ये बड़ा इंटरेस्टिंग एंगल है। देखो, जैसे सॉलिड पार्टिकल्स ने एक दूसरे को मजबूती से पकड़ा हुआ है, राइट, हमने उन्हें हीट के रूप में एक एनर्जी ड्रिंक पिला दी। राइट। उनका जोश बढ़ा, उन्होंने थोड़ी जोरदार मूवमेंट की और वो कसाव टूट गया और वो फ्री होकर लिक्विड बन गए। हाँ, लिक्विड बन गए। राइट। फिर हमने उन्हें गैस पर रखकर और बहुत सारी एनर्जी ड्रिंक्स पिला दी। हाँ, अब उनकी एनर्जी आउट ऑफ कंट्रोल हो गई, वो पूरी तरह बॉन्ड तोड़कर आजाद हुए और कंप्लीटली गैस बन गए। ये एनर्जी ड्रिंक और काइनेटिक एनर्जी का रिलेशन बिल्कुल एक्यूरेट और सटीक है। टेम्परेचर बढ़ने से पार्टिकल्स का जो मूवमेंट है वो हमेशा बढ़ता है, जिसके नतीजे में स्टेट्स ऑफ मैटर लगातार चेंज होती हैं। ये साइकिल तो उल्टा भी चल सकता है फिर। बिल्कुल चलता है। ऐसे ही जब हम टेम्परेचर कम करते हैं, यानी उनकी एनर्जी वापस निकाल लेते हैं ठंडा करके, तो वो गैस से दोबारा लिक्विड और लिक्विड से वापस सॉलिड बन जाते हैं। जैसे पानी को फ्रिज में फ्रीज करने पर उसका वापस बर्फ बनना। क्योंकि उनकी काइनेटिक एनर्जी उनसे छीन ली गई और वो वापस करीब आके उस स्ट्रॉन्ग फोर्स में दोबारा कैद हो गए। देखा, फंडा कितना सिंपल है। वाकई ये पूरी दुनिया ना इन्हीं पार्टिकल्स के स्पेस और उनके अट्रैक्शन फोर्स और उस कंटिन्यूअस मूवमेंट का एक बहुत ही सटीक बैलेंस है। नेचर का खुद का एक इंजीनियरिंग डिजाइन, और इसी डिजाइन की वजह से हम इस ब्रह्मांड को इतनी विविडिटी और इतने अलग अलग रूपों में देख पाते हैं आज। सभी फिजिकल स्ट्रक्चर्स, छोटे हों या बड़े, इन्हीं माइक्रोस्कोपिक नियम पर ही काम कर रहे हैं। तो इस गहरी चर्चा को अगर अब समेटते हुए सोचें तो एक बहुत ही साफ तस्वीर सामने आती है हमारे। हाँ, एक क्विक समरी कर लेते हैं। मैटर हर वो चीज है जिसका अपना मास है और जो वॉल्यूम घेरती है। बिल्कुल। महर्षि कणाद ने लॉजिक से उस अविभाज्य कण को परमाणु का नाम दिया था, जिसे बाद में डाल्टन ने साइंटिफिक आधार देकर एटम समझाया। राइट। और एटम्स फिर लेगो ब्रिक्स की तरह जुड़कर मॉलिक्यूल्स बनाते हैं। और सबसे मुख्य बातें उन पार्टिकल्स की 3 मेन बातें। पहली, उनके बीच हमेशा स्पेस होता है। दूसरी, एक अट्रैक्शन फोर्स उन्हें हमेशा जोड़े रहता है। और तीसरी, वो कंटिन्यूअस मोशन में यानी हुलचल में रहते हैं। परफेक्ट। और इन्हीं वेरिएबल्स के आधार पर सॉलिड, लिक्विड और गैस फॉर्म होते हैं, जिन्हें हम टेम्परेचर चेंज करके आसानी से एक दूसरे में बदल भी सकते हैं। बहुत ही क्लियरली इस पूरे कॉन्सेप्ट को हमने ब्रेक डाउन किया है आज। लेकिन यहाँ रुकने की बजाय क्या हम उस पॉइंट को छू सकते हैं जो आगे और ज्यादा सोचने पर मजबूर करे? जरूर। एक थॉट एक्सपेरिमेंट के तौर पर एंड करते हैं इसे। हाँ, बताइए। हमने देखा कि जब किसी चीज को गर्मी दी जाती है तो वो सॉलिड से लिक्विड बनती है और फिर उसके बॉन्ड्स टूटकर वो एक आजाद गैस बन जाती है। राइट, यही रूल है। पर जरा सोचें, अगर उस गैस को लैब के अंदर बहुत ज्यादा एक्सट्रीम टेम्परेचर्स पर हीट किया जाए, ऐसी हीट जो सिर्फ सितारों में होती है। बाप रे, उतनी गर्मी? हाँ, उतनी गर्मी। तो आगे और क्या टूट सकता है? क्या गैस के वो मॉलिक्यूल्स और एटम्स खुद आपस में टूटकर किसी और ही चीज में बदल जाएंगे? क्या ये हीट उस लेगो ब्रिक को ही पिघलाकर तोड़ देगी? ये सवाल है। ये सच में दिमाग घुमाने वाला सवाल है। इस सवाल के जवाब में ही दरअसल प्लाज्मा फिजिक्स और इस यूनिवर्स का सबसे बड़ा राज छिपा हुआ है। और मुझे लगता है इसका जवाब ढूंढने में सबको अपनी तरफ से थोड़ी बहुत रिसर्च करनी चाहिए। बिल्कुल, मैं तो कहूँगा जाओ और पढ़ो इसके बारे में। तो आज के इस विश्लेषण को हम यहीं रोकते हैं, उम्मीद के साथ कि अगली बार जब आपका हाथ किसी टेबल से टकराएगा तो उस टेबल के अंदर जो कांपते हुए पार्टिकल्स हैं और उनका वो इनविजिबल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है ना, वो आपके दिमाग में किसी नए पर्सपेक्टिव की तरह जरूर उभरेगा। जिज्ञासा बनाए रखें और सवाल ढूंढते रहें।